So, hello. In this video, we will talk about the money, interest, and income by ISLM model. So, in this, we will be talking about the IS curve and the goods market, then LM curve and money market. Afterwards, equilibrium in the goods and money market, that is IS curve and LM curve equilibrium position, and then we will talk about the aggregate demand schedule. Now, introduction. So ISLM मॉडल इज द कोर ऑफ द शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो अब ये शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोर क्यों है? क्योंकि ISLM मॉडल जो है गुड्स और मनी मार्केट की बात करता है. IS मॉडल जो रहेगा वो गुड्स मार्केट के बारे में बताएगा और जो LM मॉडल है वो मनी मार्केट के बारे में बताएगा. सो इसी रीजन से इसको कोर भी माना जाता है शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स का. Now, understanding money market and interest rate is important for three reasons. So, first, monetary policy. So, monetary policy थ्रू मनी मार्केट टू इफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज होगी, सपोज एक्सपेंशनरी है या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी आएंगी, उसकी वजह से जो है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज आएगा. सो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी इसको इफेक्ट करेगी. देन कि अगर फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो उसका जो इफेक्ट होगा कि सपोज टैक्स रेट रिड्यूस हुई है तो वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है तो वो भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगी. तो उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से डैम्पन हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा. Now the last or the third reason for this is the composition of aggregate demand between investment and consumption spending depends on the interest rate. कि जो भाई इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन स्पेंडिंग है ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि एग्रीगेट डिमांड को के कंपोजिशन है. यानी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोजिशन है, और जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन है ये दोनों इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है. So now goods and IS curve. So goods and IS curve shows the combination of interest rate and level of output such that plan spending equals income. So IS curve is the investment saving curve. So we will derive it in the two step. First we will show कि भाई how और वाई इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट, दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा. देन हम इन्वेस्टमेंट डिमांड को एग्रीगेट आइडेंटिटी में पुट करके उसको शो करेंगे. सो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें जो इन्वेस्टमेंट डिमांड और शेड्यूल को शो करने का, तो दोनों इसको हम इस तरीके से शो करते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट है, ये सपोज इन्वेस्टमेंट है आई. अब एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी रहेगा कि भाई अगर कुछ भी इंटरेस्ट रेट रहे जो इफेक्ट नहीं करेगा, एक स्टिल एक इन्वेस्टमेंट लेवल रहेगा मार्केट में, और नेगेटिव रहेगा इंटरेस्ट रेट के साथ. क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के साथ इसीलिए रहेगा कि भाई बोरो करना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी इंटरेस्ट रेट के साथ में, इसीलिए इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है. तो यहाँ पे जो बी है इंटरेस्ट रेट के साथ में, ये रेस्पॉन्सिवनेस शो करता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की इंटरेस्ट रेट के साथ, कि भाई इंटरेस्ट रेट में अगर कितना चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट किस रेट के साथ में चेंज होगा, या इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में कितनी कितना रेस्पॉन्स शो करेगा, तो वो चीज़ बी शो करेगा. तो अब हम इसको अगर नेगेटिव ये देखें ग्राफ के थ्रू, तो ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट, एंड देन वी विल शो द नेगेटिव रिलेशन एज वी यूज टू शो. तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा. नाउ अगर बी लार्ज है, जो हमने यहाँ पे ये जो बी देखा था, अगर ये लार्ज है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा भी चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में बहुत बिग या लार्ज चेंज हम देखेंगे उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बी लार्ज है. तो इसकी वजह से
इन्वेस्टमेंट में लार्ज चेंज देखने को मिलेगा. सो एंड द पोजिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल इज determined by the slope, which is the coefficient b and autonomous value. So this I and the value of b determines the slope and position of the coefficient investment demand. Now if b large, then small decrease in I will result in large increase in I. So schedule will be flatter. तो अगर जैसे हमने अभी ये देखा था कि भाई b की वैल्यू लार्ज है, सपोज आई एंड दिस विल बी द इंटरेस्ट रेट. अब अगर बी लार्ज है यानी कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा. सपोज कि पहले हमारी इंटरेस्ट रेट ये थी और इन्वेस्टमेंट ये था, लेकिन अब ये इंटरेस्ट रेट इतनी ही चेंज हुई, लेकिन हमारा जो बी था वो बड़ा था, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा. So due to this reason it will be flatter. At the low there will be more investment, low interest rate, and at the larger interest rate the investment will be higher. At the large interest rate investment will be low, and at the low interest rate investment will be high. And अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि हमने ये आई बार था जो हमारा, उसमें अगर चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल शिफ्ट करेगा, यानी कि फ्लैटर तो स्लोप पे डिफरेंस नहीं आएगा उसकी वजह से, ऑटोनोमस की वजह से. अगर ऑटोनोमस में चेंज हुआ तो हमारा आई कर्व यहाँ से शिफ्ट होके अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड यहाँ पे ये शो शिफ्ट करेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की वजह से. नाउ इंटरेस्ट रेट एंड एग्रीगेट डिमांड जो हम IS कर्व की बात कर रहे थे. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट एट विच द मार्केट क्लियर्स. सो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट जिस पे मार्केट क्लियर हो रहा है वही IS कर्व शो करेगा. तो और इसको हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. एंड अगेन दिस विल बी द नेगेटिवली स्लोप्ड. आगे हम इसको डायग्राम में देखेंगे. तो जो हमने AD कर्व जो हमारा AD की जो इक्वेशन थी हमारी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे कंजम्पशन और इन सब की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई थी, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. अब हम यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट कर लेंगे कि भाई ये आउटपुट मतलब कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है मार्केट में. सो आउटपुट एंड द डिमांड विल बी द इक्वल. अब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जो मल्टीप्लायर था हमारा, वो ये निकल के आया था हमारे पास, दिस वाज आवर मल्टीप्लायर. तो अब जब हम इसको डायग्राम में पुट करेंगे, डायग्राम से देखेंगे, तो सपोज ये हमने तो अब जब यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल पे आउटपुट. अब हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हम इसको किस तरीके से शो करते हैं. तो ये जो हमारा है, ये हमारा 45 डिग्री लाइन हो गई. यहाँ से हम हमारा इंटरेस्ट रेट 1 पे, सपोज कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास पहले I1 थी, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमारे पास आई थी. सो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये पॉजिटिवली शो किया है. और जो हमने ये यहाँ से एक इंटरसेप्ट लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि एक अगर इनकम लो भी रहेगी या जीरो भी रहेगी, उस टाइम पे भी एक कंजम्पशन रहेगा, एग्रीगेट डिमांड उसकी रहेगी. तो जो ऑटोनोमस जिसको हम बोलते हैं, तो इसी वजह से इसको एक इंटरसेप्ट के साथ लिया. नाउ सपोज कि अब इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाती है, पहले I1 थी, अब डिक्रीज होके I2 हो गई. तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी गुड्स की. सो इसकी वजह से ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया. तो जो पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था E1 पे, वो अब E2 पे शिफ्ट हो गया. एंड अब हम इसको नीचे जब डायग्राम में शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम इसको इंटरेस्ट रेट के साथ में शो करेंगे,
तो हॉरिजॉन्टल पे तो हमारा आउटपुट रह ही जाएगा, और इंटरेस्ट रेट जो है हम वर्टिकल पे शो करेंगे। और जब हम इसको डायग्राम को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये हमारे पास पहले I1 इंटरेस्ट रेट थी, इस I1 इंटरेस्ट रेट के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था उसको हम डैश लाइन से नीचे शो कर देंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब जब हमारे पास हमारी जो इंटरेस्ट रेट हमने देखा था कि डिक्रीज हुई, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हुआ था, जो अब शिफ्ट है हमारा अपवर्ड शिफ्ट हुआ था कर्व जो है। तो यहाँ पे हम डिक्रीज शो करेंगे, और ये हम सब्सिक्वेंट जो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल रहेगा उसको हम शो करेंगे। तो जब हम ये इसी तरीके से हम डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर आउटपुट शो कर सकते हैं, और जब हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। और जब क्योंकि हम इसको इंटरेस्ट और आउटपुट के साथ शो कर रहे हैं, ये हमारा IS कर्व आ जाएगा। तो दिस इज द IS कर्व, और ये नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा। अब हम जो इसके स्लोप की बात कर रहे थे कि स्टीपनेस और ये सब इसका किस पे डिपेंड करेगा, स्टीपनेस इसका जो है B के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंटरेस्ट रेट की रेस्पॉन्सिवनेस है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को लेके, जो हमने देखा था जब हमने इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बनाया था। और मल्टीप्लायर जो अल्फा जी है उसके ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर इसका स्लोप डिपेंड करेगा। अगर B लार्ज हुआ तो IS कर्व फ्लैटर रहेगा, और अगर B स्मॉल हुआ तो स्टीप रहेगा IS कर्व। तो B किस तरीके से इफेक्ट करेगा, अगर B लार्ज हुआ तो अगर एक छोटा भी चेंज हुआ है इंटरेस्ट रेट में, तो वो B के लार्ज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक लार्ज इम्पैक्ट शो करेगा, इसी की वजह से IS कर्व के ऊपर भी वो लार्ज इम्पैक्ट शो करेगा। अगर मल्टीप्लायर लार्ज है तो भी फ्लैटर कर्व IS कर्व फ्लैटर होगा। एंड नाउ अब हम इसको देख सकते हैं ये दो चीज़ों के थ्रू। पहले तो हमने जो एक नॉर्मल जो पिछले हमने डायग्राम बनाया था IS कर्व का, उसको बना लेते हैं पहले। तो जो ये डार्क लाइन है ये हमारी नॉर्मल हो गई इंटरेस्ट रेट में चेंज की वजह से हमारे पास ये दो लाइन आई हैं। तो अब हम इसको जो कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड जो नीचे के डायग्राम पे, तो हमारे पास I1 के ऊपर ये पॉइंट आया एंड I2 के ऊपर ये पॉइंट आया। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास IS कर्व आएगा दिस वन। अब अगर हम दूसरे को शो करें, सपोज कि मल्टीप्लायर में चेंज आ गया या कंजम्पशन में चेंज आया, कि C में जो चेंज आया, जो हमारे यहाँ पे C है ये उसका मल्टीप्लायर का एक पार्ट था जो हमने देखा था। तो अब अगर इसमें चेंज आया है तो ये रोटेट कर देगा थोड़ा, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन कर्व पहले फ्लैटर था वो अब थोड़ा स्टीप होके बन जाएगा। सिमिलरली अब क्योंकि दूसरे लेवल पे जब इंटरेस्ट रेट चेंज हुई थी तो वो कर्व भी थोड़ा स्टीप हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो C है जो कंजम्पशन प्रोपेंसिटी शो करता है, जो कि हमारे मल्टीप्लायर का पार्ट था। मल्टीप्लायर हमारे पास क्या था, 1/1 माइनस C 1 माइनस T, तो C इसका पार्ट था। अब जब C में चेंज आया है तो मल्टीप्लायर चेंज हुआ, इसकी वजह से जो पहले जो AD जो डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड थी वो जो फ्लैटर थी वो अब थोड़ी स्टीप हो गई, और ये हमने इस लाइट ब्लू कलर से शो किया। अब हम इसके जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो जो पॉइंट होंगे उसको भी हम शो करेंगे। तो जो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट जो हमारी पहले इंटरेस्ट रेट थी जो बड़ी, उसके ऊपर ये पॉइंट आएगा, और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुई जिसकी वजह से ये शिफ्ट हुआ अपवर्ड, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट, तो ये फ्लैटर हो गया। तो जैसे हमारा मल्टीप्लायर लार्ज होगा हमारा IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर यही मल्टीप्लायर अगर स्मॉल हो जाता तो हमारा ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये और फ्लैटर हो जाता, यानी कि जो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है ये अपवर्ड की जगह इसकी जगह यहाँ ना होके इस साइड में आता, और सिमिलरली ये भी इस साइड में शिफ्ट होता।
जो रोटेट होता, और इसी की वजह से जो हमारा फ्लैट जो IS कर्व होता वो स्टीप बन जाता, यानी कि इस तरीके का कुछ हमारा IS कर्व बनता अगर हमारा मल्टीप्लायर स्मॉल होता। देन अब नाउ वी टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ द IS कर्व। जो हमने ये देखा, ये हमने इस तरीके से देखा था कि हमारी इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हमारा जो सिमिलरली अगर बी जो है बी भी अगर डिफरेंट होता, बी अगर लार्ज होता तो वो भी सिमिलर रेस्पॉन्सिवनेस शो करता। कि सपोज ये जो है हमारा यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर से लिया, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लायर की जगह हम इसको बी के थ्रू भी अगर शो करते, तो अगर बी इंक्रीज होता यानी कि सेम इफेक्ट होता उसका एडी के ऊपर, तो वो भी इसको इसी तरह सिमिलर वे में एग्रीगेट डिमांड हमारी चेंज होती, रोटेट होती जिस वे में मल्टीप्लायर की वजह से हुई, तो सेम डायग्राम बन जाएगा अगर बी भी अगर लार्ज होगा। सो क्योंकि बी लार्ज देन फ्लैटर IS, मल्टीप्लायर लार्ज फ्लैटर IS कर्व, सो दोनों सेम तरीके से शो करेंगे। तो हमने एक ही डायग्राम बनाया, आप इसको अलग डायग्राम बना के देख सकते हैं अगर बी अगर लार्ज होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि बी अगर लार्ज होगा तो इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो रिड्यूस हुई, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसी की वजह से ये शिफ्ट शो होगा और सेम तरीके का डायग्राम बनेगा अगर बी में भी चेंज करके हम शो करना चाहें तो। अब अगर हम IS कर्व की पोजीशन के बारे में बात करें, तो पोजीशन जो है ऑटोनोमस स्पेंडिंग की वजह से आती है। तो जो पोजीशन होगी उसकी वो ऑटोनोमस स्पेंडिंग की वजह से चेंज होगी। कि सपोज सेम इंटरेस्ट लेवल है, यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया ये सेम एडी कर्व बना दिया हमने इसका, लेकिन अब अगर हमारी इंटरेस्ट रेट चेंज ना होके हमारी जो ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग है ये इंक्रीज हो जाए, तो हमारा जो ये कर्व है ये इंटरेस्ट रेट की वजह से अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, ये हमारा ऑटोनोमस स्पेंडिंग की वजह से इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास ये तो आया हमारी ए डैश के लिए, और ये आया हमारा ए बार डैश के लिए, जो हमारी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो ये ए बार के लिए, ये ए बार डैश के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू आई है। जब हमारी ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E2। तो ये जो हमारे पास है कि हमारा ये किस वजह से आया, ऑटोनोमस स्पेंडिंग में चेंज की वजह से आउटपुट में ये चेंज इतना शो हुआ है। तो जो यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट लेवल तो सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट लेवल, तो जो हमारा पहला था उसकी वजह से हमारे पास ये पॉइंट आया, तो हम इस पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग एक IS कर्व बनाएंगे। और जब हमारी इंटरेस्ट रेट सेम है लेकिन हमारा जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास ये पॉइंट आया, तो यहाँ से एक कर्व बनाएंगे। तो ये जो हमारा IS कर्व जो शिफ्ट होता है वो होता है ऑटोनोमस स्पेंडिंग की वजह से, यानी कि जो चीज़ हमारी इंटरेस्ट रेट या मल्टीप्लायर के अलावा जो स्पेंडिंग है उसके चेंज होने की वजह से ये आएगा। नाउ द मनी मार्केट एंड द LM कर्व। अब तक हमने देखा था कि गुड्स मार्केट और द IS कर्व, तो उसमें जो हमें शो करता है वो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट लेवल को इस तरीके से शो करता है कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में रही, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट लेवल और आउटपुट लेवल को शो करेगा, लेकिन मनी मार्केट के लिए यानी मनी डिमांड और मनी सप्लाई के लिए। अब तक हमने गुड्स के लिए देखा था, गुड्स मार्केट के लिए, अब हम यहाँ पे मनी मार्केट के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम 2 स्टेप्स में इसको करेंगे। इन द फर्स्ट वी एक्सप्लेन व्हाई मनी डिमांड डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। जैसे हमने उसमें देखा था कि इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट क्यों डिपेंड करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे मनी डिमांड को इंटरेस्ट रेट के ऊपर देखेंगे। और जो सेकंड स्टेप है उसमें हम इसको मनी डिमांड इन सेकंड वी इक्वेट मनी डिमांड विद मनी सप्लाई एंड फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ
इनकम एंड इंटरेस्ट रेट दैट कीप द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई को हम इक्वल रखेंगे और उसकी से हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे, जो कॉम्बिनेशन उसको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेंगे। उसमें हमने क्या किया था कि हमने जो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है उसको, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसको हमने इसमें एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन आई थी उसमें पुट किया था और फिर हमने ड्राइव किया था। तो जब द डिमांड फॉर द रियल बैलेंस डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ रियल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, सो दिस इज द डिमांड फॉर द रियल बैलेंस। सो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी रियल इनकम दैट इज़ वाई एंड द इंटरेस्ट रेट विच इज़ वी कैन से कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी हम बोल सकते हैं उसको, तो आई। तो यहाँ पे के एंड एच रिफ्लेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस टू इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। जैसे वहाँ पे हमें बी शो कर रहा था कि भाई हाउ मच रेस्पॉन्स investment will show when there will be a little or any change in the interest rate। तो यहाँ पे ये की जो है वो इनकम की सेंसिटिविटी शो करेगा और एच जो है वो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी शो करेगा। अब इंटरेस्ट रेट और रियल बैलेंस, सपोज कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जो है वो लार्ज हो जाएगी, यानी कि हमारी जो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी तो हमारी जो एक पर्सन को जो होल्ड करना रहेगा वो उसको कॉस्टली पड़ेगा। तो इसी वजह से जो ये कर्व है आई, ओके एक मिनट, तो जो हमारे पास कर्व है ये हमारे पास आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों आएगा, सपोज कि हमारे पास ये हमने आई शो कर लिया, वेट हमने आई शो कर दिया और यहाँ पे एल शो कर दिया, यानी कि जो रियल बैलेंस की जो डिमांड है। अब अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है आई यानी 10%, तो अगर 10% है तो यानी कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है होल्ड करने की, मनी को होल्ड करने की, वो यानी कि 10% जो इंटरेस्ट रेट रहेगी कि भाई आप अगर मनी होल्ड करना चाह रहे हो तो आप इतनी इंटरेस्ट रेट को फोरगोन कर रहे हो, तो इस पे हम ये लेवल डिमांड कर रहे हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गई तो यानी कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको होल्ड करने की, मनी को, वो भी इंक्रीज़ हो गई, तो हमारी इंक्रीज़ होने पे ये कम हो जाएगी। इसी की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग करवाएगा। तो अब जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर तो हमने शो कर दिया, इसको हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर तो शो कर दिया। नाउ सपोज कि इनकम इंक्रीज हो गई। अब जो इनकम इंक्रीज होगी उसकी वजह से हमारा जो ये कर्व है रियल मनी डिमांड का, रियल मनी ये जो रियल बैलेंस का जो कर्व है वो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा इनकम है तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इसी की वजह से ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये नया कर्व आ जाएगा। अब जो ये कितना चेंज होगा इनकम में इंक्रीज होने की वजह से वो डिपेंड करेगा के ऊपर, जो कि रेस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है इनकम के रेस्पेक्ट में रियल बैलेंस की। सो ये हमारे पास कर्व आ गया सेम इंटरेस्ट लेवल पे। अब जो है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से शो करेंगे, तो जो हमारे पास दिया हुआ है वो ये है कि नॉमिनल मनी क्वांटिटी है एम बार, और जो हमारे पास रियल मनी सप्लाई हो जाएगी उसको हम नॉमिनल को जो हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास रियल वैल्यू आ जाती है। तो जिसको हम गिवन मान रहे हैं इसी की वजह से ये जो है वर्टिकल हो जाएगी मनी सप्लाई। अब जो मनी सप्लाई तो हो गई, अब हमारे पास सपोज कि I1 लेवल है, इंटरेस्ट 1 है, इसके ऊपर हमारी जो रियल मनी बैलेंस की डिमांड है वो हमारी L1 है। अब नाउ सपोज कि ये जो है इनकम चेंज हो गई, इनकम चेंज होएगी तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अब
हमारी मनी सप्लाई तो सेम ही है, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट रेट अगर अब यहाँ पे सेम रही तो इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जो मनी सप्लाई है वो तो यहाँ यहीं रह जाएगी ना अगर हम इसके थ्रू जाएं इंटरेस्ट रेट के थ्रू, लेकिन हमारी मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, मनी सप्लाई तो हमें यहीं पे दे रही है। तो जो ये एक्स्ट्रा इफेक्ट है जो इनकम की वजह से जो आया है, ये चेंज होगा इंटरेस्ट रेट की वजह से। जो इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो यहीं पे मीट आउट हो जाएगी, तो मनी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और मनी डिमांड जो शिफ्ट हुई है वो यहीं पे हमें मिल जाएगी। तो अब जब हम इसको कोरस्पॉन्डिंग अलग डायग्राम इन्वेस्टमेंट और आउटपुट को शो करेंगे इसमें, तो जब हम यहाँ पे हमने आई शो कर दिया, तो आई के ऊपर जो हमारी हमने देखा था कि मनी ये जो डिमांड है इनकम थी y1, तो ये हमने y शो कर दिया। अब जब हमारी I2 पे जब हम पहुंचे थे वो किस लिए पहुंचे थे, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई थी जिसकी वजह से L2 ये जो शिफ्ट होके L2 हुआ, तो यानी कि I2 और मतलब इंटरेस्ट और हमारी जो इनकम है वो दोनों इंक्रीज हुई। तो सिमिलरली हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। सिमिलरली हम अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे और अलग अलग इनकम लेवल के ऊपर इसको हम शो करके अलग अलग पॉइंट बनाएंगे, जब बना सकते हैं अगर चाहें तो जो पॉइंट हम मीट करेंगे तो मीट आउट करने के बाद में हमारे पास ये कर्व आ जाएगा पॉजिटिवली स्लोप, जिसको हम LM कर्व बोलते हैं। नाउ LM कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, हमने यहाँ पे देख ही लिया। अब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड रियल बैलेंस जो हमने बताया था जब हमने ये रियल बैलेंस का कर्व जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, इसमें हमने बताया था कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन रहेगा। सो टू मेंटेन द डिमांड फॉर द रियल बैलेंस इक्वल टू द फिक्स्ड सप्लाई द लेवल ऑफ इनकम राइजेस, तो इनको जो इक्वल टू द फिक्स्ड सप्लाई द लेवल ऑफ इनकम राइज, तो जो डिमांड है उसको मेंटेन करने के लिए जब फिक्स सप्लाई है तो इनकम लेवल राइज होता है। तो ये हमारा जो वो इक्वेशन था, इसको हम अगर थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें m/p पाई, और जब हम इसको h से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसी को LM कर्व है इंटरेस्ट रेट एंड द रियल मनी बैलेंस के बीच में जो रिलेशन होगा उसी को LM कर्व बताया है। सो जो हमने उसमें देखा था स्लोप ऑफ LM IS कर्व में देखा था स्लोप ऑफ LM कर्व देखेंगे, तो जो स्लोप ऑफ IS कर्व था वो मल्टीप्लायर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और जो पोजीशन थी उसकी वो ऑटोनोमस स्पेंडिंग पे। अब इसी तरीके से स्लोप ऑफ LM कर्व जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो अगर K लार्जर हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास जो लार्जर K में हमारे पास LM कर्व स्टीपर आएगा, यानी कि K लार्ज हुआ तो इनकम के रेस्पॉन्स में अगर हमारी इनकम चेंज हुई तो हमारा जो डिमांड होगी रियल बैलेंस की वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से LM कर्व हमारा स्टीपर रहेगा। और अगर H स्मॉल है, यानी कि ये H स्मॉल इसलिए क्योंकि उसका ठीक उल्टा रिलेशन आएगा, क्योंकि K हमारे पास डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप में रहेगा रियल बैलेंस के या LM कर्व के, और जो H है वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन देखी थी इसमें नेगेटिव है, ये हम देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मिनट, ये हम आगे देखेंगे। तो जो यहाँ पे हमने देखा था कि तो जो के रेस्पॉन्स में जो है वो पॉजिटिव, अगर लार्जर के होगा तो स्टीपर LM कर्व रहेगा और स्मॉलर H रहेगा, तो सेम। अगर इफ
आई इफ इज़ वेरी लार्ज देन एल एम कर्व नियरली इफ एच इज़ वेरी लार्ज, तो यहाँ पे जो है वो आएगा इफ एच इज़ वेरी स्मॉल, इफ एच इज़ वेरी स्मॉल देन एल एम कर्व नियरली वर्टिकल, अगर एच बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, यानी कि जो हमारी रियल बैलेंस है या फिर जो हमारा मनी डिमांड है ये अगर इररेस्पॉन्सिव हो गई, अगर एच स्मॉल हो गया तो हमारी जो है इंटरेस्ट रेट से इररेस्पॉन्सिव हो जाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसकी वजह से वर्टिकल रहेगा। और अगर एच बहुत ही बड़ा है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में माइनर भी अगर चेंज है तो एच बहुत ही ज़्यादा एच बहुत बड़ा होगा, उसकी वजह से जो है हमारा बहुत ज़्यादा चेंज शो करेगा रियल बैलेंस की जो डिमांड होगी उसमें, तो इसकी वजह से जो एल एम कर्व है वो नियरली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और अगर पोजीशन की बात करें हम एल एम कर्व की, तो जो पोजीशन है वो रियल मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू क्या ली थी, ऑटोनोमस स्पेंडिंग, यहाँ पे हमने कांस्टेंट या गिवन वैल्यू ली है मनी सप्लाई। तो जब मनी सप्लाई चेंज होगी तो हमारे पास पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या था, E1। अब जब मनी सप्लाई चेंज हो गई तो सेम डिमांड पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया E2, तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। अब जब हम इसको कोरस्पॉन्डिंग सेकंड डायग्राम पे शो करेंगे इनकम या आउटपुट के रेस्पॉन्स में, तो हमारी जो इनकम है वो चेंज नहीं हुई, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हुई है। और वो चेंज क्यों हुई, क्योंकि हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई थी, तो जो हमारी I1 थी उसके ऊपर भी हमारी सेम इनकम रहेगी और I2 के ऊपर भी सेम रहेगी, तो इसी की वजह से हमारा जो एल एम कर्व है वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो ये शिफ्ट जो है वो एल एम कर्व की पोजीशन में ये किसकी वजह से हुआ है, रियल मनी सप्लाई की वजह से। नाउ अगर हम इसको भी देखें अगर कि सपोज जो एकदम ही हम देख रहे थे कि भाई इररेस्पॉन्सिव है, यानी कि एच बहुत ही ज़्यादा अगर हो गया सपोज, तो जो हमारा चेंज होगा वो ऑलमोस्ट इस तरीके का कुछ चेंज आएगा, इस तरीके का कुछ चेंज आएगा, यानी कि हमारी इंटरेस्ट रेट कम शो हो रही है, जो वो है कम चेंज हुई है, लेकिन हमारी वो जो इनकम थी वो ज़्यादा चेंज हुई थी, तो उसकी वजह से ये जो आएगा ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन सेम इसको अगर हम अलग से शो करें, सपोज कि ये हम डायग्राम बना लें, पहले यहाँ पे ये हमारी मनी सप्लाई हो गई फिक्स, ये हमारा एल एम कर्व था जो हमने अर्लियर लिया था, या फिर एक मिनट, सपोज ये है, ये हमारी मनी सप्लाई हो गई। अब क्योंकि हमारा जो बी है जो बहुत ही लार्ज है, उसकी वजह से हमारे जो ये एल एम कर्व हैं ये थोड़े से हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, ये इसलिए हमने फ्लैट लिए हैं क्योंकि हमारा के बहुत ही लार्ज है, यानी कि जो इनकम में थोड़ा भी चेंज होगा, इसको हम पहले इंटरेस्ट रेट के थ्रू देखते हैं, तो अगर इनकम में थोड़ा भी चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारा जो रियल बैलेंस में है उसमें बहुत ग्रेटर चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से हम, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है और हमारा बी इस टाइम पे लार्ज है, तो ये हमने देख लिया। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम चेंज हुई है, अब हम इसको अगर इसके यहाँ पे अगर देखें, इसको अगर शो करें, तो ये हमारी I2 जो बाद में आई थी, और ये, तो ये हम जब फ्लैटर रहेगा ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि ये सपोज इतना चेंज आया अगर इसमें, तो
ये इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा इसका। सो जो फ़र्क है, और सिमिलरली इसी तरीके का के में चेंज होने की वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जो यहाँ पे स्लोप की बात हुई थी। सो अगर ये हम देख लेते हैं कि लार्ज के हुआ या स्मॉलर एच हुआ, तो हमारा जो कर्व है एल एम का वो स्टीपर होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। और अगर के अगर हमारा स्मॉल है और एच हमारा लार्ज है, तो फ्लैटर, जो जिसका डायग्राम हमने अभी कुछ इस तरीके से देखा था। सो इस तरीके का कुछ बनेगा इसमें। अब ये तो हमने पोजीशन ऑफ एल एम कर्व तो हमने देख ही लिया। अब अगर गुड्स एंड मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम की बात करें, तो जिस लेवल के ऊपर, लेवल ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा एल एम और आई एस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट या और इंटरेस्ट रेट लेवल हमें मिल जाएंगे। नाउ अब अगर इक्विलिब्रियम लेवल में किस तरीके से चेंज आ सकता है, सपोज कि जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो गया, तो अगर ऑटोनोमस वैल्यू, ऑटोनोमस स्पेंडिंग अगर चेंज होगी, तो हमारा जो आई एस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा अगर हमारी ऑटोनोमस में किसी में भी चेंज आया तो, जिसकी वजह से हमारा जो एल एम कर्व है, हमारा एल एम तो ऑलरेडी सेम रहा ही है पहले से ही, तो इसकी वजह से जो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल रहा था हमें, वो अब हमें यहाँ पे मिलेगा ई डैश के ऊपर, तो ये हमें चेंज आएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे हियर चेंज इन वाई इज स्मॉलर देन द आई, इसको हम, अब ये क्यों हुआ है, सपोज कि एल एम को हम डायग्राम के थ्रू तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई जो है एल एम का स्लोप अगर मान लो स्टीप रहेगा तो वाई में स्मॉल चेंज आएगा। अगर एल एम का, ये एल एम अगर फ्लैटर होता तो हमें और ज़्यादा चेंज देखने को मिलता। तो ये तो डायग्रामेटिकली तो एल एम कर्व के स्लोप के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वाई में इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट चेंज करेंगे तो हम कितना चेंज देखने को मिलेगा हमें, कितना चेंज आएगा। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे इतनी चेंज हो रही है, स्पेंडिंग तो, लेकिन जो इनकम लेवल है या आउटपुट लेवल है वो इतना ही चेंज हुआ। तो ये स्मॉल इसलिए है क्योंकि ये एल एम के कर्व पर डायग्रामेटिकली हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स जो है कि इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग टेंड टू इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम। जो अगर ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, उसकी वजह से आउटपुट लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन जो इंक्रीज इनकम होगी वो हमारी डिमांड इंक्रीज करेगी मनी के लिए। जब मनी की डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन हमारे पास जो मनी की सप्लाई है वो हमारे पास फिक्स्ड है, तो उस फिक्स्ड मनी सप्लाई में मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इंटरेस्ट रेट को राइज करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट राइज होगी तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो क्राउड आउट हो सकती है, या फिर जिसको हम रिड्यूस बोल सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अब रिड्यूस हो जाएगी, और उसी की वजह से जो इक्विलिब्रियम इनकम में जो चेंज आएगा वो कम आएगा। यानी कि सपोज अब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, अब अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से इनकम में इंक्रीज होगा। अगर इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी जो मनी की डिमांड है वो इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारी मनी की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन हमारे पास जो मनी सप्लाई है वो तो कॉन्स्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है। तो अब फिक्स्ड मनी सप्लाई में जब मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखना होगा तो इंटरेस्ट रेट को राइज करेगी। जब इंटरेस्ट रेट राइज करेगी तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस। तो उसी की वजह से जो इक्विलिब्रियम इनकम में जो चेंज आएगा वो कम चेंज होगा। अब हम फाइनली ड्राइविंग द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शेड्यूल मैप्स आउट द ISLM इक्विलिब्रियम होल्डिंग ऑटोनोमस spending and the nominal money supply constant and allowing prices to vary। अब जो हमने पिछली बार जो हमने इक्विलिब्रियम वैल्यू में चेंज देखा था, यहाँ पे जो हमने चेंज देखा था वो ऑटोनोमस स्पेंडिंग या फिर IS कर्व शिफ्ट होता है उसकी वजह से देखा था। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर मनी सप्लाई में कुछ चेंज हुआ तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। तो अगर हमारे पास पहले सपोज मनी LM कर्व जो है वो हमारा
E1 पे था, लेकिन अब अगर हमारा LM कर्व शिफ्ट हो गया, यानी कि मनी डिमांड में या उसकी LM से रिलेटेड में जो कंपोनेंट है उसमें कुछ ऐसा चेंज आया जो उसको रिड्यूस कर देगा, LM कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करे अगर, तो उसकी वजह से जो हमारा ये इस तरीके से चेंज आ सकता है। तो IS और एज वेल एज LM कर्व दोनों में चेंजेस की वजह से शिफ्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि होल्डिंग ऑटोनोमस स्पेंडिंग एंड द, अब डिमांड के टाइम पे हम इंटरेस्ट रेट या फिर बाकी चीज़ों को नहीं लेंगे, डिमांड के टाइम पे हम क्या लेंगे, प्राइस। हम डिमांड किस में शो करते हैं, प्राइस और उसके आउटपुट में, कि भाई किस प्राइस पे कितना आउटपुट जनरेट होगा। तो अब हम यहाँ पे ऑटोनोमस स्पेंडिंग, मनी सप्लाई जो फैक्टर हैं उन सबको, या फिर जो भी फैक्टर जो ISLM को जो अब तक हमने देखा था जो इफेक्ट कर रहे हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। अब जो है हम चेंज किसको करेंगे कि मनी सप्लाई तो हमारे पास थी, हमने देखा था मनी सप्लाई हमारे पास क्या थी, M' ये हमने देखा था। अब हम प्राइसेस को चेंज करेंगे, प्राइसेस को हम फिक्स्ड रखने की जगह यहाँ पे हम वेरी करेंगे। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो गए तो हमारी जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी। मनी सप्लाई अगर रिड्यूस होगी तो हमारा जो LM कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इस पॉइंट से जो E1 पॉइंट है यहाँ से E2 के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जो आउटपुट वैल्यू है ये Y1 से Y2 पे चली जाएगी। सो ये हमने जो यहाँ पे P1 के ऊपर ये और P2 के ऊपर ये प्राइस, तो अब प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे ये सब चीज़ें आ गई। अब हम इसको कोरेस्पॉन्डिंगली नीचे हम जब दूसरे डायग्राम में शो करेंगे जहाँ पे हम प्राइस और आउटपुट के बीच रिलेशन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्राइस था जो ये था, हम इसको डैश डैश लाइन से डॉट लाइन से ये पॉइंट आएगा। अब हमारा जो चेंज होने के बाद सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन अब जो है हमने प्राइस इंक्रीज किया था उसकी वजह से हमारा ये आया था, तो हम प्राइस को P1 से ऊपर रखेंगे। जो हमने यहाँ पे रखा था हमारे पास ये आया, और जब हम इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं अगर और पॉइंट लेना चाहें तो, लेकिन हम सिंपली 2 पॉइंट से हम डिमांड कर्व को शो कर लेंगे। तो ये हमारे पास डिमांड आ जाएगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू, and we will be continuing the macroeconomics in the further videos. Thank you, and that's it for the video.